माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। पिताजी को दोपहर की दवाई वक्त पर खिला देना। हाँ हाँ, खिला दूंगी। तुझे तो लगता है कि सिर्फ तुझे ही अपने बाप की फिक्र है, मुझे तो जैसे उनकी कोई फिक्र है ही नहीं। अरे नहीं नहीं माँ, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। अरे रौनक बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन। माँ, अब मैं जा रहा हूँ। सुबह सुबह इमोशनल सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन बॉडी बिल्डर जैसा दिखने वाला स्मार्ट और हैंडसम लड़का था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। वो किसी बहुत ही खूबसूरत बंगले के पास पहुंचा और उसने डोरबेल क्लिक की। तभी उस बंगले का दरवाजा बंगले की मालकिन रीटा ने खोला, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि मालकिन पूरी तरीके से गंजी थी। रोहन, अच्छा हुआ तुम टाइम से पहले आ गए। मैडम, मुझे अंदर से ऐसा लगा कि आज मुझे जल्दी चले जाना चाहिए, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। रोहन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मुझे जब भी जहाँ भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम वक्त के पहले पहुंच जाते हो। कोई जादू आता है क्या तुम्हें? अरे नहीं मैडम, आप भी कैसी बातें कर रही हैं। ठीक है, अब बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से गाड़ी निकालो, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आज लंदन से एक पार्टी आ रही है, अगर वो पार्टी मान गई तो हमें बहुत बड़ा टारगेट मिल सकता है। ठीक है मैडम। रोहन पार्किंग एरिया में गया और कार लेकर बंगले के सामने पहुंच गया। मालकिन कार में बैठ गई और वो लोग ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचते ही उसके सारे एम्प्लॉयज मन ही मन उसका टकला देखकर हंसने लगे। ये देखो, आ गया छिला हुआ अंडा। ये बात रीटा ने सुन ली। निधि, क्या कहा तुमने उसके कान में? कुछ नहीं मैडम, मैंने तो बस इतना कहा कि वो फाइल मुझे ट्रांसफर कर दे। देखो निधि, मैं टकली हूँ, पर मुझे सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर सुनाई देता है। तुमने अभी उससे कहा कि देखो आ गया छिला हुआ अंडा, कहा है या नहीं? सारे एम्प्लॉयज डर गए। निधि ने डरते हुए कहा, सॉरी मैडम। तभी अचानक रीटा मैडम गुस्से से नॉर्मल हो गई। उन्होंने कहा, अरे इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूँ मैं भी खुद को छिला हुआ अंडा ही कहती हूँ। इतना कहकर रीटा वहां से चली गई। इससे पहले कि रीटा कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर एंटर करती, रोहन ने उससे कहा, मैडम, आप मीटिंग अटेंड कीजिए, मैं पार्किंग एरिया में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। आज से तुम मेरे ड्राइवर कम बॉडीगार्ड हो। टेंशन मत लो, मैं तुमसे 2 काम करवाऊंगी तो पैसे भी 2 कामों के ही दूंगी। मैं इतनी कंजूस नहीं हूँ रोहन। पेमेंट डबल होने की बात सुनकर रोहन खुश हो गया। ठीक है मैडम, आइए। रोहन ने मीटिंग हॉल का डोर ओपन किया और दोनों लोग अंदर आ गए। उस मीटिंग हॉल के अंदर और भी बहुत सारी कंपनी के ओनर और लंदन से आया एक बिजनेसमैन थॉमसन भी बैठा था। तभी दूसरी कंपनी के ओनर मिस्टर चड्ढा ने कहा, अरे मिस रीटा, आपको आने में पूरे 2 मिनट लेट हो गए। आपको ना तो अपने बाल संवारने पड़ते हैं और ना ही कुछ मेकअप करने की जरूरत है, फिर आपको इतना लेट कैसे हो गया? रीटा को गुस्सा तो आता था, पर वो किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करके खुद का ही मजाक उड़ा लिया करती थी, ताकि उसके बिजनेस पर कोई असर न पड़े। मिस्टर चड्ढा, यहाँ पर आप गलत हैं। जितना टाइम आप लोगों को अपने बाल संवारने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम मुझे अपना टकला संवारने में लगता है, क्योंकि मुझे अपने पूरे टकले पर मेकअप करना पड़ता है, ताकि मेरा टकला चांद की तरह चमकता रहे। मिस्टर चड्ढा की बोलती बंद हो गई और बाकी लोग उस पर हंसने लगे। मिस रीटा, कैन यू प्लीज सिट डाउन? रीटा बैठ गई और मीटिंग शुरू हो गई। सभी कंपनी के ओनर्स ने अपनी अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया। सभी के प्रेजेंटेशन देखने के बाद मिस्टर थॉमसन ने कहा, मैं बचपन से ही इंडिया आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ एक इंडियन है। मेरी माँ पूरे इंग्लैंड में इंडियन कल्चर को लेकर सारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करती है और उनकी सेल बढ़ाती है। मैं आप में से किसी एक को इंडियन ड्रेसेस, इंडियन ज्वेलरीज और इंडियन मेकअप के सामान का ऑर्डर देने आया हूँ। आप सभी अपने अपने प्रेजेंटेशन की फाइल मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। मैं अपनी माँ से डिस्कस करूंगा और उसके 2 महीने बाद फिर से आऊंगा। मैं फिर आप में से किसी एक को ये 20 करोड़ का ऑर्डर दे दूंगा। वाह मिस्टर थॉमस, दैट्स ग्रेट। आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यह ऑर्डर मुझे ही मिलने वाला है। एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां हो जाए। मिस्टर चड्ढा, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इससे पहले आपको किसी ने ऑर्डर ही नहीं दिया हो। इतने में मिस रीटा ने धीरे से मुस्कुरा दिया। मिस्टर चड्ढा रीटा की मुस्कुराहट देखकर गुस्सा हो गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते थे। अरे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया। मेरी माँ का कहना है कि ये ऑर्डर मैं किसी शादीशुदा इंसान को ही दूंगा, क्योंकि एक शादीशुदा इंसान ही ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बना पाएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। इसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। रीता का चेहरा उतर चुका था। बाकी कंपनी के ओनर्स बहुत ही ओवर एक्साइटेड थे, क्योंकि वो सभी शादीशुदा थे। सिर्फ रीता की ही शादी नहीं हुई थी। मैडम, मीटिंग तो काफी अच्छी हुई, फिर आपका चेहरा क्यों उतर गया?
वो तुम क्यों? जो कि रोहन। रीता रोहन के साथ कार में बैठकर अपने बंगले पर वापस आ गई। रीता अपने कमरे में अकेले बैठकर कुछ सोच रही थी। मेरी सोसाइटी वाले लोग, यहाँ तक कि मेरे एम्प्लॉयज भी मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाते हैं। मुझे बुरा लगता है, लेकिन वो सब कुछ मैं अपने अंदर ही पी जाती हूँ ताकि मेरी कंपनी पर और मेरे एम्प्लॉयज पर इसका कोई असर न पड़े। अगर गुस्से में मैं कुछ कह दूंगी तो मैं एम्प्लॉयज कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी। तभी रोहन उसके लिए कॉफी लेकर आया। रीटा मैडम, आप ज्यादा सोचिए मत, ये लीजिए, कॉफी पी लीजिए, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। रीटा एक बार फिर से हैरान हो गई। रोहन, तुम मेरे मन की बात हर बार कैसे जान लेते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं किसी सोच में डूबी हुई हूँ? और तुम्हें ये भी कैसे पता चला कि मुझे कॉफी पीने का मन है? अरे मैडम, आप मेरी मालकिन हैं, आपका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज है। आप कॉफी पीजिए और रिलैक्स कीजिए खुद को, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाए रोहन? तुमने मीटिंग में देखा ना मिस्टर थॉमसन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो 20 करोड़ का ऑर्डर उसी को देंगे जो शादीशुदा होगा। जब तक मेरे माँ बाप जिंदा थे उन्होंने मेरी शादी करने की बहुत कोशिश की, पर मेरे टकलेपन की वजह से हर किसी ने शादी से इनकार कर दिया। मैडम, आप तो इतनी सुलझी हुई और समझदार लड़की हैं, आप खूबसूरत भी बहुत है। मुझे नहीं लगता कि आपको शादी के लिए किसी ने मना किया होगा। मेरी जान पहचान के एक पंडित जी हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। रोहन, मैं तो हार चुकी हूँ। मैंने तो ये मान लिया है कि इतना बड़ा ऑर्डर मेरे हाथ से निकल जाएगा। तुम्हें जो करना है करके देख लो। मैडम, मैं पंडित जी के घर आपकी कार लेकर जाऊं? रोहन, ये भी कोई पूछने की बात है? मैंने कभी तुम्हें कुछ मना किया है? थैंक यू मैडम। इतना कहकर रोहन अपनी कार से पंडित जी के घर पहुंच गया। अरे रोहन बेटा, लगता है तुम्हारी मालकिन तुम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अरे पंडित जी, वो सब छोड़िए, आपने मेरी मैडम को तो देखा ही है। उनकी उम्र 35 साल की है। उनके लिए कोई लड़का बताइए ना, 2 महीने के अंदर उन्हें शादी करनी है। अरे हाँ, मेरा तो काम ही है शादी कराना, लेकिन अचानक शादी की आग उनके अंदर कैसे लग गई? पंडित जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। रोहन ने 20 करोड़ के ऑर्डर वाली सारी बात पंडित जी को बता दी। ठीक है रोहन, मुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त दो, लेकिन उनसे कह देना कि इतना पैसा कमाती हो, एक वीग ही खरीद लो अपने लिए। उनसे कहना जब लड़के वाले आए तो वीग पहन रखें। रोहन ने पंडित जी वाली सारी बात जाकर अपनी मालकिन को बता दी। 2 दिन बाद पंडित जी एक बहुत हैंडसम लड़के के परिवार को लेकर रीता के घर पहुंच गए। रीता ने विग नहीं पहनी। जैसे ही लड़के और उसके परिवार ने रीता को देखा, पूरा परिवार वहीं बेहोश हो गया। अरे इन्हें क्या हुआ? रोहन पानी लेकर आया। उनके पूरे परिवार के मुंह पर पानी डाला, जिससे सबको होश आ गया। पंडित जी, मैंने आप पर भरोसा किया और आपने मुझे धोखा दिया। इतना पैसा होने के बावजूद मैं गंजी लड़की से शादी करूंगा? बिल्कुल नहीं। चलो माँ। इतना कहकर लड़के वाले वहाँ से चले गए। अरे मैम साहब, रोहन ने आपको बताया नहीं था कि आपको विग पहननी है? मैं किसी से झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकती पंडित जी। अगर कभी धोखे से मेरी विग उतर जाती फिर क्या होता? तो मैडम, इस तरीके से कोई आपके बराबर का आदमी तो कोई आपसे शादी नहीं करेगा। आप ऐसा कीजिए, किसी गरीब लड़के से आप शादी कर लीजिए, वो आपका पैसा देखकर तो आपसे शादी कर ही लेगा। इतना कहकर पंडित जी वहाँ से चले गए। रीता अकेले में रोहन के बारे में सोचने लगी। सिर्फ मेरे पैसे देखकर अगर कोई गरीब लड़का मुझसे शादी कर भी लेगा तो उससे क्या फायदा? इससे अच्छा तो मैं रोहन से ही शादी कर लूं। वो मेरी हर बात बिना कहे समझ जाता है। किसी रोज रीता रोहन के साथ किसी कैफे में बैठी थी। वहीं पर मिस्टर चड्ढा भी किसी के साथ बैठे थे। तभी वेटर रीता के पास कॉफी लेकर आया। अरे मैम साहब, आपने शादी कर ली क्या? बॉडी बिल्डर लड़का चुना है आपने? ये बात चड्ढा साहब ने सुन ली। वोट कर रीता के पास आए। ओहो, तभी मैं सोचूं उस दिन के बाद आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। आप तो कुंवारी हो। मैं अभी मिस्टर थॉमस को बता देता हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन वो अपनी माँ को ना दिखाए, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट शादीशुदा को ही देंगे। रीता घबरा गई। चड्ढा फोन मिलाने लगा, तभी रोहन ने उससे फोन छीन लिया। लगता है आपने बेटा की बात ध्यान से नहीं सुनी। मैं मिस रीटा का हस्बैंड हूँ। 2 हफ्ते पहले ही हमने शादी की है। अब निकल यहाँ से, वरना फोड़ दूंगा, समझा? चड्ढा गुस्से में चला गया। रीता खुश थी। तभी रास्ते में, मैडम माफ करना, मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने किया। कोई बात नहीं रोहन, लेकिन जो तुमने कहा वो सच भी हो सकता है। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारे अलावा कोई मुझे नहीं समझता। क्या तुम अपनी गंजी मालकिन से शादी करोगे? इसके बाद रोहन ने अपनी गंजी मालकिन से शादी कर ली। मिस्टर थॉमस ने वो कॉन्ट्रैक्ट रीता को दिया। अब रोहन का परिवार उसी बंगले में रहने लगा, जिससे रीता के अकेलेपन को भी एक परिवार मिल गया। सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। किसी गांव में करमचंद का एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में करमचंद की पत्नी सुलेखा और उसके 5 बेटे रहते थे। उन 5 बेटों की शादी हो चुकी थी।
रात हो चुकी थी लेकिन उनके पांचों बेटे अभी तक घर नहीं आए थे। अरे बहू, अभी तक बच्चे घर नहीं आए, कुछ बताकर गए थे क्या वो लोग? नहीं माँ जी, उन्होंने बोला था कि मकान मालिक ने बुलाया है, वहीं जा रहे हैं, लेकिन काफी रात हो गई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। तभी अचानक खतरनाक बारिश होने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी, घर की छत टपकने लगी, धीरे धीरे घर में रखा सारा सामान भीगने लगा। अरे देखो, हर जगह से घर में पानी टपक रहा है। बहू, जल्दी से सबके नीचे कोई ना कोई बर्तन रख दो, वरना पानी भर जाएगा। हाँ पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए, आप दोनों उधर जाकर बैठ जाइए, हम लोग इंतजाम करते हैं। इतने में पांचों बहुओं ने मिलकर जहाँ से छत टपक रही थी उसके नीचे बड़ी बड़ी बाल्टी रख दी। तभी अचानक उनके पांचों पति घर वापस मिठाई का डिब्बा लेकर आ गए। माँ, पिताजी, ये लो मिठाई खाओ सब लोग। हम पांचों लोग इसी महीने बाप बनने वाले हैं, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है। अभी अभी डॉक्टर साहब से मिलकर आ रहे हैं हम लोग। देखो, ऊपर वाला भी आने वाले मेहमान के स्वागत में बरस रहा है। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बेटा। एक तरफ वो पांचों बहुएं माँ बनने की खुशी में खुश थी, दूसरी तरफ बरसात ने ऐसा माहौल बना दिया था कि उनकी खुशी दुख में बदल गई। सुबह होते ही घर का मालिक अपने परिवार के साथ वहाँ टपक पड़ा। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। चलो, इस महीने का किराया निकालो। अरे मालिक, हमारी पांचों बहुएं प्रेग्नेंट हैं, तो सारा पैसा अस्पताल में लग गया। बस 2-3 दिन की मोहलत दे दीजिए, हम खुद चलकर आपके घर किराया पहुंचा देंगे। इतना सुनते ही गजोधर को गुस्सा आ गया। खुद चलकर मेरा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि खुद चलकर इस घर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। तुम गरीबों की यही हरकतें तो तुम लोगों को गरीब बनाए रखती है। जेब में 2 रुपए है नहीं, और पांचों बहुओं को एक साथ प्रेग्नेंट कर डाला है तुम लोगों ने। वैसे भी बरसात का समय है, किसी और को घर देकर हम इससे ज्यादा कमा लेंगे। अब उन लोगों के पास घर छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। करमचंद अपने पूरे परिवार को लेकर वहाँ से निकल गया और सीधा खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया। पिताजी, हम लोग रेलवे स्टेशन पर आ तो गए हैं, लेकिन चलना कहाँ है? ऐसा करते हैं, हम लोग हरिद्वार चलते हैं, वहाँ कोई न कोई रुकने का जुगाड़ तो हो ही जाएगा। भगवान के दरबार में तो सहारा मिल ही जाएगा। हाँ पिताजी, ये सही रहेगा। आप लोग यहीं रुको, मैं सबके लिए टिकट लेकर आता हूँ। मनोज टिकट लेने चला गया, लेकिन तभी अचानक बारिश बहुत तेज होने लगी। सभी लोग स्टेशन पर ही खड़े रहे। थोड़ी देर बाद मनोज टिकट लेकर आया। बारिश बहुत तेज हो रही है, वो सामने देखो, हमारी ट्रेन भी आ गई। जल्दी से चलकर अपनी बोगी में बैठ जाते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वो सभी लोग पांचों गर्भवती बहुओं के साथ ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए। ट्रेन हरिद्वार पहुंचने वाली थी, लेकिन वहाँ पर तो बारिश बहुत ही भयंकर हो रही थी। आसमान में इतनी तेज गर्जना हो रही थी जिसे सुनकर सभी लोगों की रूह तक कांप जा रही थी। इस बार तो लगता है बारिश कहर मचा कर ही मानेगी। कहीं कहीं तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, और कहीं तो बारिश इतनी तेज हो रही है कि लोगों का रहना तक दुश्वार हो गया है। मैंने तो सुना है पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानें तक टूट कर गिर रही हैं, और पूरा का पूरा गांव बाढ़ की वजह से बह गया। अरे अनीता, शुभ शुभ बोलो और ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि बारिश कम हो जाए, वरना हरिद्वार पहुंचकर हम लोग रुकेंगे कहाँ? लेकिन मनोज को शायद ये नहीं पता था कि अब आने वाले समय में कुछ भी शुभ नहीं, बल्कि पूरी ट्रेन के साथ कुछ अशुभ होने वाला था। बारिश तेज होने की वजह से सिग्नल में कुछ गड़बड़ी हो गई, और अचानक हरिद्वार जाने वाली ट्रेन के सामने कोई दूसरी ट्रेन आ गई, और दोनों ट्रेन आपस में टकरा गई, जिससे ट्रेन के बहुत सारे डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। सभी लोग भागकर अपनी बोगी से निकलने लगे। हे राम, ये क्या हुआ? हम तो तेरे दरबार आने वाले थे, और दरबार पहुंचने से पहले ही तूने इतनी बड़ी घटना कर दी हम लोगों के साथ। भागो भागो, सब लोग भागो भागो। बेटा, जल्दी से इस बोगी से बाहर निकालो, हमारा डिब्बा भी ट्रेन की पटरी से नीचे उतर चुका है। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं थी, वरना आज हम सब लोग मारे जाते। वो लोग ट्रेन से अपनी बोगी से बाहर निकल कर आ गए और स्टेशन पर ही रुक गए। हे राम, कहीं हमारे आने वाले पोते पोतियों को कुछ ना हो गया हो। माँ, पिताजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो देखो, सारे लोग स्टेशन पर ही तंबू बना रहे हैं, हम लोग भी तंबू बना लेते हैं। मनोज और उसके सभी भाइयों ने मिलकर तंबू बना लिया, और उसके अंदर सब लोग आराम करने लगे। उनकी बहुएं चीख रही थी। तभी भीड़ में से कुछ औरतें उनके तंबू में आ गई। अरे क्या हुआ बहन जी, ये आपकी बहुएं हैं क्या, और ये चीख क्यों रही हैं? तभी उन औरतों की नजर पांचों बहुओं के पेट पर गई। अरे ये पांचों तो गर्भवती हैं। हाँ बहन जी, सारी गलती मेरी है। इस हालत में मुझे अपनी बहुओं को हरिद्वार लेकर नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो डर है कि कहीं मेरी पांचों बहुओं का मिसकैरेज ना हो गया हो।
अरे बहन जी, परेशान मत होइए, आप तो पुराने जमाने की हैं, आपको तो ये सब आता होगा। ऐसा कीजिए, सारे मर्द इस तंबू से बाहर चले जाएं, हम औरतों को देखने दीजिए। बहन जी, आप अपनी बहू के साथ यहीं रुकिए। उन पांचों बहुओं का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी आदमी टेंट से बाहर चले गए। उन औरतों ने उन 5 बहुओं के पेट पर हाथ रखकर चेक किया और उन्होंने कहा, बहन जी मुबारक हो, आपकी 5 बहुएं बिल्कुल ठीक है और बच्चे भी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी डिलीवरी अभी करनी होगी क्योंकि वक्त आ चुका है। आपके पास कुछ फटे पुराने कपड़े होंगे, वो निकाल कर हमें दे दीजिए। सुलेखा उन सभी औरतों के साथ मिलकर अपनी 5 बहुओं की डिलीवरी को अंजाम देने लगी। बाहर गजोधर और उसके 5 बेटे खड़े थे। उन्हें अपनी पत्नियों की चीखने की आवाजें आ रही थी। पिताजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी 2 दिन पहले हम सब कितने खुश थे कि हम बाप बनने वाले हैं, पर पता नहीं आज क्या होगा। हमारे बच्चे को कहीं कुछ हो न जाए। अरे परेशान मत हो, जो भी होगा सब ठीक होगा। करमचंद अपने 5 बेटों से बात कर ही रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद उस टेंट से बच्चों की किलकारियों की आवाजें आने लगी। ये सुनकर गजोधर और उनके बेटे बहुत खुश हुए। तभी उस टेंट से उनकी माँ सुलेखा बाहर आई। आप लोग परेशान मत होइए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम 5 बाप बन चुके हो और हमारे 5 पोते बिल्कुल स्वस्थ हैं। थोड़ी देर बाद सभी औरतें भी बाहर आ गईं। भगवान किसी न किसी को मदद के लिए भेज ही देता है। ये हम लोगों ने सुना तो था, पर आज देख भी लिया। ना ही किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी और ना ही किसी नर्स की। आप लोगों ने ही मिलकर डिलीवरी कर दी। अरे तो इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। पहले के जमाने में गांव में कोई अस्पताल लेकर नहीं जाता था, घर में डिलीवरी हो जाती थी। ये सब करना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अब जल्दी से हम सबको मिठाई खिलाओ। मनोज बरसात में भीगते हुए स्टेशन के बाहर गया और मिठाई लाकर पूरे स्टेशन पर सबको बांटी। कुछ दिनों बाद जब बारिश थमी, फिर दूसरी ट्रेन उन सभी को हरिद्वार ले गई। हरिद्वार पहुंचकर उन सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए और वहीं पर टेंट बनाकर वो लोग रहने लगे। मनोज और उनके सभी भाई मिलकर वहीं पर मेहनत मजदूरी करने लगे, क्योंकि उनका घर तो कोई था नहीं। फिर एक दिन 5 भाई एक खुशखबरी लेकर अपने तंबू में आए। माँ, पिताजी, उस ट्रेन हादसे में जितने भी लोग थे उन सभी को सरकार की तरफ से रहने के लिए घर मिला है। उनमें हमारा नाम भी आ गया है। मैंने फॉर्म भर दिया था। चलो अब हम वहीं रहेंगे। इस तरह गजोधर का पूरा परिवार उस पक्के मकान में रहने लगा जो सरकार की तरफ से मिला था। तभी एक रात उनके घर किसी की दस्तक हुई। गजोधर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका वही मकान मालिक था जिसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। हम बेघर हो चुके हैं। हमारा मकान बाढ़ में बह गया। क्या हमें इस घर में कुछ दिन रहने की इजाजत मिलेगी? अरे मालिक, आप? मकान मालिक भी उनके परिवार को पहचान गया। उसने सारी बात करमचंद को बताई और उनके पूरे परिवार से उसने माफी भी मांगी। खैर, करमचंद ने उनके परिवार को एक रात अपने घर में रख लिया, लेकिन वो घर इतना बड़ा तो था नहीं। फिर भी किसी तरह जुगाड़ करके उन लोगों ने उन्हें उस घर में रखा। अब वो लोग भी उनके 5 बेटों के साथ मेहनत मजदूरी करने लगे। तो दोस्तों, इस बरसात में कोई भी बेसहारा दिखे तो उसका फायदा ना उठाए, बल्कि जितनी हो सके उसकी मदद करें।